7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नेक्स्ट 9 डेज लगातार क्लास लगेगी और आपका वाला सेक्शन फिनिश करेंगे। इस सेक्शन के अंदर आप सारा का सारा काम 2 डायमेंशनल में करने वाले हैं। अभी तक आपने जो काम किया वो 3D के अंदर किया है। कुछ कुछ आर्टिकल में 2 डायमेंशनल भी था, जैसे एक्सियल सिमेट्रिक फ्लो में आपका जेड एक्सिस एक्सिस मतलब एंगल जो था वो आप 0 लेके चल रहे जेड वाला, तो वो भी काफी हद तक 2 में था। लेकिन अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं। जैसे हमने वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कराया था ना, ऐसे 2 डायमेंशनल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, दैट इज स्ट्रीम फंक्शन। हम स्ट्रीम फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं थर्ड सेक्शन के अंदर। उस स्ट्रीम फंक्शन की हेल्प से मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तरफ भी मूव करूंगी। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन पढ़ा था। किसी भी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कब कहते थे? मैम जैसे किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे एनालिटिक तब कहेंगे अगर उस पॉइंट पे सेंटर्ड, अगर उस पॉइंट की कोई हमें नेबरहुड मिल जाए, एक नेबरहुड कि उस हम्म, नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो उसको एनालिटिक कह different, देंगे उस पॉइंट पे। बिल्कुल। वो ठीक है, डेफिनेशन थी। कोई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी पड़ी थी किसी फंक्शन को एनालिटिक कहने के लिए? यस मैम, वो उसमें चार होना चाहिए कि कंडीशंस थी ना। सीआर कंडीशन कौन कौन सी? सीआर सेटिस्फाई करनी कंडीशन, चाहिए। हाँ, मीनाक्षी बताएगी। यू एक्स वो यू मेरे वाई के, डेफिनेशन नेक्स्ट यू एक्स वी वाई के इक्वल था। हम्म, इसमें एक तो यू और एक्स वी वाई के इक्वल था, और वी ठीक है, वाई आई गेस माइनस यू उसके इक्वल था, वी एक्स माइनस यू वाई के इक्वल था। ठीक है। तो यू और वी क्या है यहाँ पे? पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे थे ना विद रिस्पेक्ट टू। किसके? मैम फंक्शन यू के और वी रियल आपने इमेजिनरी बोला यू पार्ट्स। एक्स। यस, आपने यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई बोला, लेकिन पहले ये बताओ कि जो हम फंक्शन ले रहे हो यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। यू इज द रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, वी इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। इमेजिनरी तो पार्ट्स। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जिन जिन पॉइंट पे, उन पॉइंट पे फंक्शन क्या बन जाता है? डिफरेंशिएबल बन जाता है उन पॉइंट्स पे। आगे तरीका वही है कि नेबरहुड मिलनी चाहिए, वो हम डायरेक्ट। यही सब था। तनु तुम भी यही बता रहे थे। मैम ये सीआर कंडीशन से सिर्फ सेटिस्फाई नहीं, प्लस ये डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस भी होने चाहिए, तभी कॉन्टिन्यूस भी जाके होने बोलेंगे। चाहिए। यस, तभी मैंने सिर्फ इतना कहा था कि डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस भी होने चाहिए डेरिवेटिव, दैट इज द ओनली नेसेसरी पार्ट। अगर हम यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू यू एक्स कहें, दैट इज अ नेसेसरी पार्ट। सफिशिएंट ही तब बनेगा अगर जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव है साथ साथ आपके कॉन्टिन्यूअस भी बन जाए। ठीक है, तो दोनों बातें लेके चलेंगे। तो ये जस्ट एक बेस था। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर हम कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो वो कैसे होगी 2 डायमेंशनल? आप किसी भी मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन कब बोलते हैं? जस्ट 2 डायमेंशनल के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो आपकी नजर में 2 डायमेंशनल मोशन क्या एक्चुअल लाइफ में कभी होती भी है? जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, क्या आप कह सकते हैं कि कभी भी 2 डायमेंशनल मोशन होगी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में? देखने के लिए कोई भी फ्लूइड ऐसा है? अगर हम किसी भी रिवर की बात करें या कोई भी बड़ा समुद्र की बात करें या वैसे भी जनरल पानी की बात करते हैं, पानी कभी भी 2 डायमेंशनल हुआ? 3 डायमेंशनल तो होता है, और जो उसके अंदर मोशन होगा 3 डायमेंशनल हो जाएगी। तो फिर क्या मतलब बनता है फ्लूइड में 2 डायमेंशनल को लेके आने का? एक्चुअली में हम इसके अंदर 2 डायमेंशनल मोशन में वो फ्लूइड कंसीडर करेंगे, वो मोशंस कंसीडर करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, जब आपका जो फ्लो पैटर्न है वो हर प्लेन के अलोंग सेम रहे, पैरेलल हो जाए। मतलब कोई 3D अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं एक टैंक ही ले रही हूँ मान लो, तो इस टैंक की अगर मैं एक पर्टिकुलर उठाऊं, जो उस लेयर का मोशन सेम टू सेम मोशन उसके नीचे वाली लेयर का,
बिल्कुल एज इट इज सेम मोशन उसके नीचे वाली का, मतलब जो पैरेलल लाइंस बनाएंगे हम उन सभी का मोशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन मैं किसी एक प्लेन को भी कंसीडर करूं तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को ही रिप्रेजेंट कर दें, और सिंगल प्लेन लेना मतलब आप 2D में पहुंच चुके हैं। तो कोई भी मोशन इन जनरल आपका 3D ही रहता है। 2D हम उसको कंसीडर कर सकते हैं उन केस में जब आपका हर पैरेलल प्लेन के रिस्पेक्ट में पैटर्न सेम रहे, फ्लो पैटर्न सेम रहे पार्टिकल्स का, तब आप उस फ्लो को क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल फ्लो कहेंगे या फिर प्लेन फ्लो कहेंगे। तो जैसा कि आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप कोई भी ऊंचाइयों वाली जगह पे जाते हैं, हाई माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं, या फिर जैसे अगर हम ऋषिकेश के साइड जाए, यहाँ पे कभी भी अगर आप जाओ, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, ऋषिकेश में आपके पास जब वहाँ की जो वाटरफॉल्स होते हैं, वहां पे कभी आपने देखा होगा, तो जहाँ वहां पे वाटरफॉल्स जो नीचे उसमें नदी बने हुए जिसमें वाटरफॉल आ रहे होते हैं, कभी भी उस नदी को आराम से साइलेंटली ऑब्जर्व करना। वो नदी जो होगी ना बहुत ही साइलेंट वे में होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा उसमें मोशन है या नहीं है। उन वो वाली जगह वाली जो मोशन होती है ना, उनको हम 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं, क्योंकि उस केस में हर प्लेन के अलोंग जो पार्टिकल्स का फ्लो है, जो फ्लो पैटर्न है वो सेम रह रहा है। जो एक सर्टेन प्लेन है वही फ्लो बाकी सभी अनदर पैरेलल प्लेन के अंदर है। तो जो हम एक पर्टिकुलर कोई भी पैरेलल प्लेन चूज करेंगे उसको हम प्लेन ऑफ फ्लो कह देंगे। ठीक है, हम सारे के सारे 2 डायमेंशन मोशन में प्लेन ऑफ फ्लो लेके चलेंगे, सिर्फ पूरे रिवर को कंसीडर नहीं करेंगे, पूरे फ्लूइड को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्लियर हुआ 2 डायमेंशनल का हमारी लैंग्वेज में क्या मीनिंग होगा फ्लूइड डायनामिक्स में, बताइए। यस मैम। चलो, तो अब इसके बाद 2 डायमेंशनल मोशन तो आप जान चुके हैं क्या होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आपको कहती हूँ स्ट्रीम फंक्शन, वो थर्ड पार्ट में तो नहीं बनता, मतलब फोर्थ सेक्शन में तो नहीं बनता, लेकिन थर्ड सेक्शन का ही पार्ट है, वहां पे वो ऑप्शनल पार्ट में रहता है स्ट्रीम फंक्शन। तो उसको पढ़ेंगे हम क्योंकि आगे यूज है उसका, स्ट्रीम फंक्शन पे पूरा फोर्थ सेक्शन। तो लेट्स डिफाइन स्ट्रीम फंक्शन। देखो नाम से नहीं लग रहा कि हमने स्ट्रीम लाइंस पढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं स्ट्रीम लाइन से ही निकल के स्ट्रीम फंक्शन आएगा, नाम सेम से है। एक काम करते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन के केस में मैंने कहा हमेशा 2 डायमेंशनल मोशन के केस में स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट होगा। तो आपको करना क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन लेके चलना है पहले। तो हमने 2 डायमेंशनल मोशन ले लिया, एक्स वाई प्लेन, प्लेन ऑफ फ्लो मान लिया। क्यू आपके पास क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रीम लाइन निकालूंगी तो स्ट्रीम लाइन क्या आएंगी मेरी, स्ट्रीम लाइन हमने पहले भी निकाली आज तक, डी एक्स बाई यू डी वाई बाई बी, डी जेड बाई जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने का फायदा नहीं क्योंकि हम 2 डायमेंशन में चल रहे हैं। दिस विल गिव वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू 0, ये हम लिख सकते हैं। तो दैट इज आवर स्ट्रीम लाइन्स, अगर हम 2 डायमेंशन के केस में बात करें। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है 2 डायमेंशन में अगर बात करें, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसको मैं स्टार का नाम देके रख दिया, फिर 1 लिख लो। 2 डायमेंशन के केस में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती थी आपके पास, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ले रहे हैं हम साथ साथ, तो डाइवर्जेंस Q इज इक्वल टू 0, सिंपल, बहुत ही सिंपल वाली। 2 डायमेंशन में लेंगे तो कर्ल U बाय कर्ल X, कर्ल V बाय कर्ल Y इज इक्वल टू 0, जो हमेशा हर जगह होल्ड करती है, होल्ड्स एवरीवेयर। ठीक है, तो क्या आपके पास जो ये इक्वेशन आई है फर्स्ट, क्या ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, बता सकता है कोई? एग्जैक्ट कैसे चेक करते हैं? मैम कर्ल m अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल n बाय कर्ल x, कुछ ऐसा ही होता है, m dx प्लस n dy हाँ, जब वाली भी सी। ये बताते, बिल्कुल पहले इक्वेशन बताया करो जब भी ये बताते, इक्वल टू 0 उसको हम एग्जैक्ट कब कहते हैं, जब कर्ल n बाय कर्ल x इज इक्वल टू कर्ल m बाय कर्ल y हो जाए। एक काम करते हैं, इसका चेक करके देखें, एम डी एक्स एन डी वाई से अगर मैं कंपेयर करूँ तो m की वैल्यू तो है b और n की वैल्यू है माइनस u। ठीक है, तो अगर मैं इस केस में कर्ल m बाय कर्ल y निकालूंगी, दैट इज कर्ल v बाय कर्ल y।
इस केस में अगर मैं कर्ल n बाय कर्ल x निकालूंगी दैट इज माइनस कर्ल u बाय कर्ल x, क्या ये इसके इक्वल है? अगर मैं यहाँ से देखो ये चीज हमेशा होल्ड हो रही है, तो ये यही तो बोल रही है कि कर्ल v बाय कर्ल y इज इक्वल टू माइनस कर्ल u बाय कर्ल x हमेशा होगा। इसने यही कहा, मतलब जो ये वाली इक्वेशन थी वो आपकी एग्जैक्ट है। किसने बताया? इस वाली इक्वेशन ने बताया। इक्वेशन क्वांटिटी हर जगह होल्ड करती है, ठीक है। तो आपके पास जो ये इक्वेशन थी दैट इज द एग्जैक्ट इक्वेशन। अगर एग्जैक्ट है तो हम क्या बोलते हैं, इसको डी की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब वी डी एक्स माइनस यू डी वाई जो आपकी इक्वेशन है, इसको हम सम डी ऑफ सम फंक्शन लिख सकते हैं। उस फंक्शन का मैं नाम दे रही हूँ साई। तो जो ये फंक्शन मैंने डी साई लिखा है, इसी साई को हम आगे जाके क्या नाम देंगे, स्ट्रीम फंक्शन। जैसे हमने वेलोसिटी पोटेंशियल तो किसको नाम दिया जब हमने q को d की फॉर्म में लिखा था, कर्ल q इज इक्वल टू 0 से। ऐसे स्ट्रीम फंक्शन किससे बने, स्ट्रीम लाइन की हेल्प से बने इन 2 डायमेंशन, उसी की हेल्प से तो बनाया हमने। तो ये क्या बनेंगे अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ, डी साई को ओपन कर सकती हूँ, कर्ल साई बाय कर्ल एक्स डी एक्स, कर्ल साई बाय कर्ल वाई डी वाई, एक्स और वाई का फंक्शन। दोनों तरफ कंपेयर करूंगी, v की वैल्यू आ गई कर्ल साई बाय कर्ल x और u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कर्ल साई बाय कर्ल y, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, आपकी u की वैल्यू क्या आई है, माइनस कर्ल साई बाय कर्ल y आई है, v की वैल्यू क्या आई है, कर्ल साई बाय कर्ल x। आपको लाइफ टाइम इसको याद रखना है, जब तक फ्लूइड पढ़ोगे तब तक याद रखना। स्ट्रीम फंक्शन किस रिलेशन से मिलता है? वेलोसिटी पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता था, वेलोसिटी पोटेंशियल u क्या होता था, माइनस करली फाइव बाय करली एक्स, v क्या होता था, माइनस करली फाइव बाय करली वाई। ये होता था वेलोसिटी पोटेंशियल के केस में। 2 डायमेंशन में अगर मैं बात करूँ तो 3 में नहीं जा रही हूँ। और ये हो गया 2 डायमेंशन के केस में स्ट्रीम फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसका रिलेशन। अगर यहाँ पे हम दोनों को इक्वल रख दें, u वाली इक्वल रख दो, v वाली इक्वल रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, रख के देखो। u वाला इक्वल रखोगे तो माइनस करली साई बाय करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली फाइव बाय करली एक्स। v वाले इक्वल रखो तो करली साई बाय करली एक्स इज इक्वल टू माइनस करली फाइव बाय करली वाई। मीनाक्षी आते ही तुमने मुझे एक कंडीशन बताई थी कि किसी भी फंक्शन को हम एग्जैक्ट बोलते हैं, u प्लस आयटा v को, अगर ux इज इक्वल टू वी वाई, सॉरी एनालिटिक बोलते हैं, और वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई आ जाए, साथ साथ ही कॉन्टिन्यूस भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं फंक्शन ये कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ पाई प्लस आयोटा साई, अगर मेरा फंक्शन ये कंस्ट्रक्ट हुआ करली फाइव बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली साई बाय करली वाई, पहला तो यही बोल रहा। तो देखो आपकी ये वाली इक्वेशन यही आई है निकल के। जिस तरीके से मैंने स्ट्रिंग फंक्शन डिजाइन किया ना, वो कहीं ना कहीं इस फंक्शन के लिए सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे सेकंड वाली भी आप निकाल के देख सकते हो, सेम ही आएंगी, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई, वही तो है, ठीक है। तो जो स्ट्रीम फंक्शन हमने लिया है वो इस तरीके से बनाया कहीं ना कहीं, वो फाइव प्लस आयटा साई बनाने पे एक नया एनालिटिक फंक्शन फॉर्म कर जाएगा। पहले आपकी सिर्फ और सिर्फ q इज इक्वल टू डेल फाई वेलोसिटी होती थी, हम इसको वेलोसिटी पोटेंशियल कहते थे, अभी भी है तो वेलोसिटी पोटेंशियल, लेकिन साथ में साई इमेजिनरी पार्ट में आ गया, तो इसको हम पूरे को क्या नाम दे देंगे, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का नाम दे देंगे, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का नाम दे देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ मैं नई नई टर्म्स बता रही हूँ आज से, ज्यादा नहीं कराऊंगी, टर्म्स से आपको अवेयर कराऊंगी। तो जो हम फाइव प्लस आयटा साई बनाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बोलते हैं। फाई तो सिर्फ वेलोसिटी पोटेंशियल था, साई आपका स्ट्रीम फंक्शन है। फाइव प्लस आयटा साई जो मैंने पार्टिकुलर फंक्शन बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बोलते हैं। हर क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसके अंदर न्यूमेरिकल्स, उन न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ही निकालना होगा। मतलब गिवन क्वेश्चन के लिए एक तो फाई निकालना है, फाई निकालना आपने बहुत तरीके से सीख लिया, अगर क्यू पता तो आप फाई निकाल सकते हैं, या फिर साई निकालना, साई भी निकालने के लिए आपको यू और वी ही मेनली चाहिए है, या फिर स्ट्रीम लाइन से आप साई निकाल पा रहे हैं।
ठीक है ना। अगर मैं स्ट्रीम लाइन को लेके चलो तब भी साई आ जाएगा मेरे पास। तो उन दोनों प्रोसीजर से ही हम फाई और साई निकाल रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। या फिर आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल गिवन होगा, उसके रियल इमेजिनरी पार्ट अलग करना, वहां से भी फाई और साई आ जाएंगे। तो मेन माइंड में अभी तक हमने क्या क्या किया उसको चेक करो, एक बार रिवाइज करते हैं। नया काम है बिल्कुल। क्या किया हमने, टू डायमेंशनल मोशन लिया था, इनएक्चुअल नहीं होता है लेकिन हमने बताया कैसे बन सकता है टू डायमेंशन। देन स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन करने के लिए स्ट्रीम लाइन से स्टार्ट किया है। स्ट्रीम लाइन इन टू डायमेंशन लिखी है हमने, वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको चेक किया तो ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट कैसे है इक्वेशन, क्योंकि आपके पास इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी हर जगह होल्ड करती है, और जो नीचे हमारे एग्जैक्टनेस के लिए कंडीशन आई वो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी ही आई है। एग्जैक्ट बनते इसको डी फाई के इक्वल रख सकते हो, हमने डी साई के इक्वल रखा। साई एक नया फंक्शन लिए, दैट इज नॉन एज स्ट्रीम फंक्शन। उसको अलग अलग किया तो करली साई बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली साई बाय करली बाय डी वाई। यहाँ से वी और यू की वैल्यू आ गई जो जस्ट अपोजिट आई है, सीआर इक्वेशन के लिए आई है, फाई और साई की कंपेयर करने पे जैसे आपने कंपेयर किया। तो फाइनली आपके पास एफ जेड निकल चुका है, दैट इज फाई प्लस आयोटा साई। इसको आप क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो स्ट्रीम फंक्शन है इसको हम करंट फंक्शन भी बोल सकते हैं, लेग्रांज स्ट्रीम फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो दो तरीके के आपके स्ट्रीम फंक्शन आएंगे। जो आज मैं करा रही हूं दैट इज लेग्रांज स्ट्रीम फंक्शन, जो टू डायमेंशन वाला है। इन फ्यूचर थ्री डायमेंशन वाले में जो थर्ड सेक्शन का ऑप्शन था आपका, जो हमने स्किप किया, सोर्सिंग डबलेट इन थ्री डायमेंशन, उस वाले में आपका एक स्टॉक स्ट्रीम फंक्शन दिया था, स्टॉक्स स्ट्रीम फंक्शन। तो मैंने आपको कौन सा कराया, लेग्रांज स्ट्रीम फंक्शन कराया है अभी। आप ध्यान से देखो, जो स्ट्रीम लाइन है वो डी साई इज इक्वल टू जीरो का ही सॉल्यूशन है। अगर मैं ऊपर देखूं, जब हमने पुट किया था एक्चुअली में स्ट्रीम लाइन आपकी थी इक्वल टू जीरो करके, यहाँ इक्वल टू में डी साई लिखा, तो डी साई इज इक्वल टू जीरो कर दो तो उसी से तो स्ट्रीम लाइन आ रही है आपकी। तो आप स्ट्रीम लाइन इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो, साई की हेल्प से। जो आपका साई निकल के आएगा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, तो उसकी हेल्प से भी आप स्ट्रीम फंक्शन की हेल्प से भी स्ट्रीम लाइंस निकाल सकते हो। ठीक है ना। डी साई इज इक्वल टू जीरो रख के क्या निकल आएंगे हमारे पास, स्ट्रीम लाइंस निकल आएंगी। ठीक है। साई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, समवट ये भी कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज साई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब स्ट्रीम फंक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, ये हमें पता चला है। ठीक है। तो यहाँ से जो हमने स्ट्रीम फंक्शन पढ़ा है इसका फाई के साथ रिलेशन भी हमने देख लिया है। आपने रिलेशन देखा है, क्या रिलेशन बन रहा है। तो थोड़ा सा इस रिलेशन को अगर हम और कन्वर्ट करें, ठीक है ना, जरा सा हम और कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और कन्वर्ट करके देखते हैं इस रिलेशन को, जो दोनों में रिलेशन देखे हमने। तो मैं डेल फाई से लेके चल रही हूँ। डेल फाई क्या होता है, माइनस क्यू के इक्वल, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। इसको मैं लिख सकती हूँ यू आई प्लस वीजे, क्यू को टू डायमेंशन में चल रहे हैं। हमने फाई से स्टार्ट करके साई का रिलेशन निकाला, तो यहाँ पे साई वाली वैल्यू पुट करो। यू क्या था आपके पास, माइनस करली साई बाय करली वाई, और वी क्या था आपके पास, करली साई बाय करली एक्स जे क्या। ठीक है। माइनस माइनस कॉमन आया, करली साई बाय करली वाई आई क्या, माइनस करली साई बाय करली एक्स जे क्या, यही आया। क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, करली साई बाय करली वाई तक तो ठीक है ये। आई को जे क्रॉस के लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है ना, वेक्टर ट्रेड बनाते हैं। जे को मैं क्या लिख सकती हूँ, नेगेटिव साइन हटाने के लिए आई क्रॉस के, क्योंकि के क्रॉस आई आपके पास जे बनता है, लेकिन मैं नेगेटिव साइन हटा दूंगी इसलिए मैंने आई क्रॉस के लिख दिया। करली साई बाय करली एक्स, इधर भी क्रॉस के इधर भी क्रॉस के, तो मैं इसको बाहर ले सकती हूँ। क्या बन गया, करली साई बाय करली वाई जे क्या, करली साई बाय करली एक्स आई क्या, बाहर चला गया क्रॉस के क्या, पूरा का पूरा बाहर चला गया। तो ये क्या आ गया, ग्रेडियंट ही तो ले रहे हो साई का, आई के साथ एक्स है, जे के साथ वाई है, तो एक तरीके से ग्रेडियंट ऑफ साई इंटू के कैप। तो एक ये रिलेशन भी होता है इनके बीच में। क्या रिलेशन, आप डेल फाई लेके चले थे, क्या आ गया, डेल साई क्रॉस के कैप।
तो इस रिलेशन से भी आप इनके बीच में बता सकते हैं कि ये रिलेशन रहता है। ठीक है, अगेन और भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं इनके बीच में। कैसे? हमने क्या लिखा था अभी पीछे, जो दोनों के बीच में आया था, करली फाइव बाय करली एक्स जो था, वो करली साई बाय करली वाई के इक्वल था। फाइव प्लस आयाटा साई फाइव एक्स इज इक्वल टू साई वाई। एंड हमने ये भी लिखा था करली फाइव बाय करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली साई बाय करली एक्स। ये दो रिलेशन हमने लिखे थे, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहीं से अगर मैं दोनों एक्स एक्स वाले मल्टीप्लाई कर दूं, बहुत साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली इसमें और ये वाली जो है वो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट। तो करली फाइव बाय करली एक्स इंटू करली साई बाय करली एक्स में लेके चल रही हूँ। करली फाइव बाय करली एक्स की वैल्यू पुट कर दी, करली साई बाय करली फाइव बाय करली एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे दैट इज माइनस करली फाइव बाय करली वाई। इसको इस साइड ले आए तो करली फाइव बाय करली एक्स करली साई बाय करली एक्स प्लस करली फाइव बाय करली वाई करली साई बाय करली वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, ध्यान से देखो। तो डेल फाई की डॉट प्रोडक्ट डेल साई के साथ लिया हमने, करके देख लो, यही आएगा। डेल फाई मतलब करली फाइव बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली फाइव बाय करली वाई जे कैप, और इधर क्या होगा, करली साई बाय करली एक्स आई कैप करली साई बाय करली वाई जे कैप। दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई आई वाली जे जे वाली हो जाएंगी। तो ये शो क्या कर रहा है आपको, डेल फाई की अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर हम देखें क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल फाई इज इक्वल टू 0 मतलब फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल साई इज इक्वल टू 0 मतलब साई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रीम लाइंस, साई जो है, और फाई जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये हमने पढ़ा था, याद हो फर्स्ट सेक्शन में। तो यहाँ पे हमने ये दिखाया जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं और जो आपके स्ट्रीम लाइंस होते हैं दोनों आपस में ऑर्थोगोनली कट करते हैं। और हमने एक दिन ये वाली थ्योरम करी भी थी पहले, फर्स्ट सेक्शन में थ्योरम थी ये वाली कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज कट ऑर्थोगोनली टू द स्ट्रीम लाइंस। वही सेम रिजल्ट अब यहाँ पे निकल के आया है आपके पास। इज इट क्लियर? यस। चलिए, तो ये आपका थोड़ा सा ऑप्शनल पार्ट था जिसमें स्ट्रीम फंक्शन को समझना जरूरी था कि क्या होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मैम ये तो हमारे इसके नोट अंदर कौन से पेज नंबर से दिए है जो आपने करवाया है? वो मैं देख के बताऊंगी, ठीक है, देख के तो मैं आज बता दूंगी कौन सा पेज पे है। तो आपका पहला टॉपिक आपके जो नोट्स में है, वैसे तो टू डायमेंशन मोशन दे रखा होगा इस सेक्शन का, ठीक है ना, रोटेशन मोशन इन टू डायमेंशन ये दे रखा होगा। तो वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। रोटेशन मोशन आप जानते ही हैं, इन टू डायमेंशन लेना है मतलब वो प्लेन जो लेना है पैरेलल्स होने चाहिए। एक किसी भी प्लेन को हम प्लेन ऑफ फ्लो मान के चलेंगे। इसमें हम z इज इक्वल टू 0 वाला मान के चल रहे हैं प्लेन ऑफ फ्लो, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मतलब z 0 है उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमने एक्स वाई वाली क्वांटिटीज ली है। तो लेग्रांज स्ट्रीम फंक्शन उसमें लिया है हमने, जैसे आपने देख भी लिया। तो इसके बाद जो आपका टॉपिक है ना इसके अंदर, यूज ऑफ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ये हम ऑप्शनल के लिए स्किप कर रहे हैं, हम इसका बैक वाला पोर्शन करेंगे। ऑप्शनल में हम सिर्फ दो ही टॉपिक स्किप कर रहे हैं इस सेक्शन के, एक तो वही आर्टिकल और एक उसी पे बेस्ड क्वेश्चन, बस इतना ही हम इसका ऑप्शन में स्किप करेंगे, बाकी कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। इवन जो हम एग्जाम्पल स्किप कर रहे हैं ना वो हर साल 16 नंबर में आ ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं आपको नहीं कराऊंगी। पिछले वाला करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसका पीछे वाला नहीं किया और सिर्फ वही वही एग्जाम्पल करके चले गए तो नेक्स्ट सेम में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट सेम का फर्स्ट सेक्शन पूरा का पूरा टोटली डिपेंडेंट इसी पे। तो जिसने ये अच्छे से नहीं किया वो नेक्स्ट सेम में बहुत कंफ्यूज रह जाएगा इस सेक्शन के अंदर। तो इसलिए मैं आपको इसका ऑप्शनल पार्ट कहूँ, अगर किसी का मन करे एग्जाम टाइम में अगर उसको एक क्वेश्चन करके जाना है तो डायरेक्ट 16 नंबर में आएगा ही आएगा, आप वो भी कर सकते हो, मेरी तरफ से मना नहीं है। लेकिन मेरे लिए करवाना इसलिए जरूरी है पीछे का पोर्शन, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेमेस्टर आपका काम आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम पीछे वाला पोर्शन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उस एग्जाम्पल के बाद, वो एग्जाम्पल बस आपको स्किप करना है इसके अंदर। तो आपका जो टॉपिक जहां से शुरू हो रहा था कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का, वहां से आपको करना शुरू करना है। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसको मैंने एफ जेड का नाम दिया था।
ये नाम देंगे डब्ल्यू का, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या लेके चलना है हमें, पाई एक्स वाई प्लस आयोटा साई एक्स वाई, ये आपका क्या है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के लिए आप जानते हैं सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, जो मैंने ऑलरेडी बताया था, इसको आप रीड आउट कर लेना। यहाँ से हम वेलोसिटी भी निकालने चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी, ये तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है। तो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी निकालने के लिए आपने जो सिंपल वेलोसिटी पढ़ी थी, q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई होता है, मतलब कहीं ना कहीं फाई का डेरिवेटिव। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे करेंगे, एक बार इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हालांकि x और y दोनों के हैं, इवन हमें तो यहाँ पे पूरा z मान के चलना है, z के x प्लस आयोटा वाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z यहाँ पे, तब मेरा कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी निकलेगी। तो विद रिस्पेक्ट टू z अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ डी डब्ल्यू बाई डी जेड, तो वहां प्रॉब्लम क्या आएगी हमारी डी डब्ल्यू बाई डी जेड लेने पे, जो वो है एक्चुअली वो किसके इक्वल है, देखो हम क्या लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी जेड को, क्या मैं डी डब्ल्यू बाई डी जेड को ये लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं या नहीं, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो मैंने ये लाइन लिखी क्या मेरी लाइन ठीक है या गलत है, सिंपल सी बात। कोई भी दिमाग चलाओ, कुछ नहीं सोचना है आउट ऑफ द बॉक्स, ऊपर ही लिखा हुआ है आपके पास, वहीं से इसकी वैल्यू पुट करके देखने क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, लिख सकते हैं मैम, कैसे, ये थे मैम, जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, वहीं से कनेक्ट करना बिल्कुल है, वहां से 1 आ जाएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव। बिल्कुल डायरेक्ट आपको दिख रहा है, जब z x प्लस आयोटा वाई लिया हमने, तो आप अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो z का, कितनी वैल्यू आएगी, 1 ही तो आएगी, तो ये 1 ही तो है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से, इसको इक्वल ही आएगा। और ये इक्वल किसके लिखा जाएगा, z से z वाला कैंसिल, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स या फिर कर्ल w बाई कर्ल x। तो इन शॉर्ट चाहे मैं विद रिस्पेक्ट टू z करूं, चाहे मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूं, दोनों का बात एक ही है, एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे को x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना इजी लगता है, उसकी वैल्यूज हमें पता है, तो हम z की बजाय x के विद रिस्पेक्ट करके उसको z के इक्वल रख देंगे। तो मुझे डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकालना था, विच इज इक्वल टू कर्ल w बाई कर्ल x, विच इज इक्वल टू w क्या था आपका 5 प्लस आयोटा साइन, तो कर्ल 5 बाई कर्ल x प्लस 5 प्लस आयोटा साइन, आयोटा करली साई बाय करली x, यही आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो। करली 5 बाय करली x की वैल्यू कितनी होती है आपकी, माइनस u, याद है ना, u इज इक्वल टू माइनस कर्ल 5 बाय कर्ल x, और इसकी वैल्यू कितनी निकली थी, v, ये v के इक्वल था, स्ट्रिंग फंक्शन से हमने निकाला था, दैट इज v। तो हमारे पास डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू आ चुकी है माइनस यू प्लस आयोटा वी। बट हमें आज तक आदत है, हमें आदत क्या है, u प्लस आयोटा वी देखने की, माइनस मुझे साइन अच्छा नहीं लगता आगे लेना, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड इधर भी, इधर u माइनस आयोटा वी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी, चाहे आप इस वाली पूरी इक्वेशन को बोलो, चाहे आप इस वाली पूरी इक्वेशन को बोलो, दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको पोलर कोऑर्डिनेट में लाऊं, पोलर में भी ला सकती हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लाएंगे, मान लिया u और v जो है वो q के कंपोनेंट है, वैसे भी q के कंपोनेंट ही होते हैं, ठीक है। तो u जो है वो x एक्सिस के अलोंग जैसे लेते हैं, तो ये q cos थीटा लिख सकते हैं हम इसे, cos एंगल, और इसको लिख सकते हैं q sin थीटा, सिमिलर जैसे, ये बन गया q cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा विच इज इक्वल टू q, ये क्या है आपके पास, डी मॉर्गन्स लॉ से e की माइनस आयोटा थीटा, तो ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई है, q e की माइनस आयोटा थीटा। अगर मुझे यहाँ से सिर्फ स्पीड निकालनी है, ओनली q चाहिए मुझे स्पीड, ये तो एक q वेक्टर आया है, वेक्टर क्वांटिटी, हमें चाहिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड,
तो मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का कैसे निकाला जाता है, उसी का मॉड लेके माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड। तो मॉड लूंगी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। अगर मैं यहाँ पे देखूं माइनस यू प्लस आइटा वी, या फिर मैं इसका स्क्वायर करूँ, इसका किसी का भी कर लो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आना, यहाँ पे भी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आना अंडर द रूट। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक तरीके से मैग्नीट्यूड आ गया, स्पीड आ गया। स्टेगनेशन पॉइंट निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में कहेगा तो आपको सिंपली डी डब्ल्यू बाई डी जेड को क्या रखना है, 0 रखना है। तो अब आपका सारा का सारा काम विद रिस्पेक्ट टू जेड जा रहा है, ध्यान रखना। जैसे कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन हम लेके चले पड़े हैं, डिस्कस द फ्लो। आपको फ्लो डिस्कस करना है। देखो जब भी फ्लो डिस्कस करने के कहीं, इट मीन्स आपको स्ट्रीम लाइन निकालनी है, क्योंकि फ्लो जो होता है वो स्ट्रीम लाइन ही बताता है। फ्लो लाइन हम स्ट्रीम लाइंस को ही बोलते हैं, लाइन ऑफ फ्लो। तो डिस्कस द फ्लो फॉर विच कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आपको दे रखा है W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल दी है जो फर्स्ट हमने निकाला था, फाइव प्लस आयोटा साइन। तो अगर मैं इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दूं तो मुझे फाइव और साइन मिल जाएंगे। एक काम करते हैं, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट ही अलग करते हैं। z क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। तो आपके पास यहाँ पे ये तो बन गया है एक तरीके से, फाइव प्लस आयोटा सा ही होता है ना w, ये w ही तो आया। तो ये फाइव बन गया, ये साई बन गया। फाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और साई की वैल्यू कितनी आ गई, 2xy। इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाले अगर हम, तो वो फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से दिए जाते हैं, और अगर हम स्ट्रीमलाइन निकालें तो वो साई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से दी जाती है। तो दोनों ही केस में अगर हम देखें, इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और स्ट्रीमलाइंस आ रही है 2xy इज इक्वल टू c। तो दोनों ही केस में हमारे पास हाइपरबोलास बने हैं। अब आगे चाहो तो लिख सकते हैं इनकी थ्योरी बाय सॉलिड ज्योमेट्री, जो आप आज तक करते हो सॉलिड ज्योमेट्री, जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो लिख सकते हैं, जिसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है दे कैन स्किप आल्सो। यहाँ तक निकाल के आप छोड़ सकते हो, ये फ्लो नहीं कर चुका हमारे पास, ठीक है। ये वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास की इक्वेशन है दोनों ही। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता था आपके पास, हाइपरबोला की अगर मैं बात करूं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस bfy इज इक्वल टू 0, जो भी होता था सो ऑन। यहाँ पे हाइपरबोला के केस में आपका x माइनस, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आपका हाइपरबोला बनता है। और रेक्टेंगुलर कब बोलते हो, अगर a प्लस बी 0 आ जाए, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोनों ही केस में देख सकते हो आप। a की वैल्यू इस केस में 1 है, x की वैल्यू इस केस में 0 है, और b की वैल्यू इस केस में -1 है। रख के देखो, h स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो 1 आई है विच इज पॉजिटिव, साथ साथ a प्लस बी करोगे विच इज 0, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है पहला भी। दूसरे में कंपेयर करो, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू भी 0, h की वैल्यू कितनी है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तब भी 1 आ रहा है, a प्लस बी करोगे तो भी 0 आ रहा है। तो दोनों ही केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है आपके पास। तो स्ट्रीमलाइन भी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बने, लेकिन दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर बनेंगे एज पर द थ्योरी। थ्योरी कहते ही यही है। थ्योरी ने क्या कहा है आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा ही हमेशा हमारे स्ट्रीमलाइन के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, जो आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे कह दूं स्टेगनेशन पॉइंट भी निकाल के बताओ, देखो फ्लो जब भी पूछा, जो जो चीजें आपको निकालनी आती है आप सब चीजें निकाल दिया करो, कोई रुकने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्टेगनेशन पॉइंट की, तो W था हमारा वो ये था z स्क्वायर, स्टेगनेशन पॉइंट dw बाई dz इज इक्वल टू 0, मतलब 2z इज इक्वल टू 0, मतलब z इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जो आपने स्टेगनेशन पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, z मतलब x प्लस आयटा y 0, मतलब x भी 0 और y भी 0, कंपेयर करोगे 0 प्लस 0 आयटा से, तो ओरिजिन ही आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेगनेशन पॉइंट है इस केस के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्लो हमने डिस्कस कर लिया। तो जब भी फ्लो डिस्कस करना हो, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आपके पास होगा, आपको वहां से स्ट्रीमलाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस तक जाना है विद द हेल्प ऑफ W।
W की हेल्प से कैसे जाओगे, 5 प्लस आइटा साई, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, तो ये जो आपका काम था, अभी हमने एक एग्जांपल किया, कल हम एक और देखेंगे, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालेंगे फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग के लिए हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालेंगे कल, जो हमने पहले यूनिफॉर्म स्ट्रिंग थर्ड सेक्शन में पढ़ा, उसी के लिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, फिर हमारा कुछ ऐसे ही आगे आगे बढ़ेंगे, कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए हम यूनिफॉर्म पोटेंशियल निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल सॉरी, जैसे सोर्स, सिंक, डबलेट, ये सब डिफाइन करके इनके भी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद आपके इसके अंदर मिलने सर्कल थ्योरम है, ब्लासिस थ्योरम है। दोनों ही थ्योरम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, दोनों में से कोई भी एक पेपर में डेफिनेटली आएगी आएगी। ठीक है, तो आई होप इतना एनफ है आज के लिए, तो बाकी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अंकुर, तुमने लेट ज्वाइन किया? हाँ दीदी, क्लास थी मेरी।